दिल्ली पुलिस के होने वाले जवानों, आप सबको मेरी तरफ से राम राम। तो मुझे पता है कि ज़्यादातर बच्चे जो जीके है उसको हिंदी में पढ़ते हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं बायोलॉजी की हिंदी में शुरुआत करने जा रहा हूँ। आज का मेरा टॉपिक है ब्लड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बताना क्लास कैसी थी। तो सबसे पहले हेडिंग क्या हमारी, ब्लड। अब आप कहोगे कि सर इंग्लिश में लिख दिया, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्लड, तो आप सबके जो मुंह से निकलेगा वो क्या है, रक्त। अगर हिंदी में मैं बात करूं, ठीक है, रक्त। खून जो है वो यूज नहीं करते हम साइंस की टर्म्स में, तो रक्त या इसका एक और नाम जो है वो क्या है, रुधिर। तो रक्त या रुधिर आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ब्लड के ऊपर ही बात करता हूं कि रक्त जो रुधिर है वो क्या है। अब क्या होता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे ऊतक होते हैं। ठीक है, अलग अलग किस्म के क्या होते हैं, ऊतक। ऊतक का मतलब क्या होता है, टिश्यू। तो बहुत सारे टिश्यूज होते हैं, तो उनमें से ब्लड जो है, जो रक्त जो है वो किस टाइप का ऊतक है, किस प्रकार का ऊतक है। तो आपको पता है जो रक्त है वो हमारी पूरी बॉडी को बांध के रखता है, कनेक्ट करता है, जोड़ता है। तो इसीलिए जो ब्लड है, सबसे पहला पॉइंट जो रक्त है वो आपका क्या है, वो है आपका तरल संयोजी ऊतक। ठीक है, तरल मतलब लिक्विड में होता है, ये संयोजी मतलब कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये होता है आपका। उसके बाद अगर मैं रक्त की बात करूं कि कितना जो है परसेंटेज या मात्रा में पाया जाता है, तो ये आपका, अगर एक आम इंसान, एक नॉर्मल इंसान की मैं बात करूं तो ये आपका होता है 7 से 9%। 7 से 9% जो है क्या होता है, रुधिर होता है, रक्त होता है। इसका मतलब अगर मैं अपना एग्जांपल देता हूं, तो अगर मेरा वजन मान लो 70 kg है, 70 किलो है, तो मेरे अंदर कितना ब्लड होगा। ठीक है, आप निकाल सकते हो, इसका भी आप एवरेज ले सकते हो 8, तो ये आ जाएगा 8 7 56, 5.6 लीटर। इतना जो है मेरे अंदर क्या होगा, रक्त होगा। तो इसको आप ये भी लिख सकते हो कि 5 से 6 लीटर एक आम जो इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, उसके अंदर एवरेज जो रक्त होगा, एवरेज जो ब्लड होगा, उसकी मात्रा कितनी होगी, 5 से 6 लीटर होगी। ठीक है, उसके बाद अब एक और जो सवाल यहाँ पे पूछा जाता है वो है पीएच मात्र। ठीक है, कि ब्लड का, रक्त का जो पीएच मात्र है वो कितना होता है, वो होता है आपका 7.36। ठीक है, तो आपको पता है पीएच की जो वैल्यू है वो होती है आपकी 0 से 14 तक, 14 तक। तो इसके अंदर क्या होता है, जो 0 से 7 है वो होता है आपका क्या, लवण, मतलब एसिड। ठीक है, और 7 वाला जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल। और उसके बाद 7 से 14, ठीक है, 7 से 14 वाले को क्या कहते हैं हम, ठीक है, बेस बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो आपका ब्लड है, जो रक्त है, वो कैसा होगा, बेस होगा एक। क्यों, क्योंकि 7 से ज्यादा इसका पीएच मात्र है। ठीक है भाई, तो अब बात करते हैं कि जो रक्त है उसके अंदर क्या क्या जो है मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो आपने देखा कि जो रक्त है उसका पीएच क्या होता है, कितनी परसेंटेज में होता है। ठीक है, और इसके और नाम क्या है, और ये क्या है, एक ये संयोजी ऊतक है। उसके बाद अब बात करते हैं कि जो रक्त है उसमें क्या क्या पाया जाता है। तो रक्त को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो इसको 2 हिस्सों में मैं बांटूंगा। ठीक है, सबसे पहला जो है वो क्या है आपका, प्लाज्मा। क्या है, प्लाज्मा। और दूसरा इसके अंदर क्या होता है, रक्त कणिकाएं, मतलब ब्लड कॉर्पस्कल्स। ठीक है, इंग्लिश को भी पीछे नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पे जो प्लाज्मा है इसकी मात्रा कितनी होती है, ये होता है 60%। इसका मतलब आप कह सकते हो लगभग 40% आपकी क्या होती हैं, रक्त कणिकाएं। अब बात करूं मैं अगर प्लाज्मा की, ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं रक्त कणिकाएं की, ये ज्यादा जरूरी है। तो चलो प्लाज्मा से
कर लेते हैं स्टार्ट, ये कर लेते हैं फिर उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं प्लाज्मा की बात करूं तो ये कितना होता है 60%। इसका मतलब क्या है, जो आपका रक्त होता है उसका जो तरल भाग होता है, जो लिक्विड होता है, ठीक है, जिसके अंदर जो रक्त कणिकाएं हैं वो जो तैरती रहती हैं उसके अंदर फ्लोट करती हैं, वो क्या है आपका प्लाज्मा है। तो ये खुद किसका बना होता है, ये खुद इसके अंदर ये किस किस का बना होता है, 90% इसके अंदर पानी होता है, मतलब वाटर होता है। 7% में बात करूं तो ये क्या होता है आपका प्रोटीन, ठीक है, ठीक है, 7% इसके अंदर क्या होता है प्रोटीन होता है, ठीक है। उसके बाद 0.9% इसके अंदर क्या होता है आपका सोल्ट, मतलब लवण, ठीक है। उसके बाद 0.1% आपका क्या होता है ग्लूकोज, और बाकी जो बच गया वो क्या है आपका शेष पदार्थ, ठीक है। ये होता है प्लाज्मा के अंदर, ठीक है, प्लाज्मा के अंदर ये होता है। और आपको एक बात बता दूं, आपने एक शब्द सुना होगा, आप हॉस्पिटल में गए होंगे या कभी खून दिया होगा तो वहां पे एक वर्ड यूज होता है जो कि है सीरम या फिर ब्लड सीरम। तो सीरम क्या होता है, जब आपका जो प्लाज्मा है ना उसके अंदर से अगर आप प्रोटीन हटा दोगे, उसके अंदर से सारे प्रोटीन जो है वो निकाल दोगे तो क्या बचेगा आपका सीरम बचेगा। अगर प्लाज्मा में से प्रोटीन निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा सीरम बचेगा, ठीक है। तो ये बात की हमने किसकी प्लाज्मा, प्लाज्मा का देखते काम क्या होता है। अब ये क्या है लिक्विड पार्ट है, तरल हिस्सा है हमारे रक्त का। तो क्या होता है कि जो प्लाज्मा है इसके अंदर जो भोजन खाना जो पचाया था हमने, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, उसके अलावा आपके जो हार्मोन्स हैं जो अलग अलग ग्लैंड्स रिलीज करती हैं, अलग अलग ग्रंथियां रिलीज करती हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, तो उसको ये ले जाने का काम करता है। तभी तो इसका नाम क्या है संयोजी ऊतक, जोड़ेगा, सबको जोड़ेगा, तभी तो जोड़ेगा ये, ठीक है, क्योंकि सब तक ये भोजन और हार्मोन इसको ये पहुंचाने का काम करता है, लेके जाता है अलग अलग हिस्सों तक, ठीक है, कौन प्लाज्मा, ठीक है। तो भाई इतना आप समझ गए होगे, लेके जाता है या उनका संवहन करता है, ठीक है, अगर एग्जैक्ट हिंदी की बात आप करोगे तो, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे किसकी प्लाज्मा की, ठीक है भाई। तो प्लाज्मा के लिए इतना ही जो है काफ़ी है आपके लिए। अब बात करते हैं रक्त कणिकाएं की, ठीक है, रक्त कणिकाओं की बात करते हैं हम। तो रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। अगर रक्त कणिकाओं की मैं बात करूं तो ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की, ठीक है। कौन कौन सी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। आरबीसी फुल फॉर्म इंग्लिश में भी पूछी जाती है तो इसीलिए मैं दोनों में लिखवा रहा हूं आपको, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, या फिर इसको बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, या फिर श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं। उसके बाद प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स को जो है हिंदी में क्या बोला जाता है बताओ, आप तो हिंदी में पढ़ रहे हो, आपको पता होना चाहिए क्या बोला जाता है, रक्त सिम्बाणु, क्या बोला जाता है रक्त सिम्बाणु, ठीक है, ये बोला जाता है, याद रखना भाई सिम्बाणु, ठीक है। ब्लड प्लेटलेट्स या सिर्फ प्लेटलेट्स की बात करोगे तो सिम्बाणु। तो ये 3 जो है चीजें होती हैं, 3 जो है रक्त कणिकाएं हैं, ठीक है, इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे, लाल रक्त कणिका से। तो सबसे पहली क्या है आपकी लाल रक्त कणिकाएं।
लाल रक्त कणिकाएं। तो सबसे पहले आप किसी चीज को पढ़ते हो, समझते हो, ठीक है, तो आपको क्या पता होना चाहिए कि वो कैसी दिखती है। तो लाल रक्त कणिकाएं कैसी दिखती हैं, तो ये लाल कलर की कुछ ऐसी होती है, ठीक है। यहाँ से एक कर्व्ड पार्ट सा होता है थोड़ा सा, तो कर्व्ड पार्ट ऐसे मुड़ा हुआ, ठीक है। तो इसीलिए जो है अगर मैं इसकी बात करूं कि ये दिखती कैसी है, तो ये कैसी दिखती है, बायकनकेव। कैसी दिखती है, बायकनकेव। या अगर मैं बात करूं हिंदी के अंदर, तो हिंदी में जो है आप क्या कहेंगे, उभयावंतल। क्या कहेंगे इसको, उभयावंतल, ठीक है भाई। बायकनकेव जो है इसकी क्या होती है, जो शेप मतलब दिखने में कैसी है, उभयावंतल होती है। उसके बाद इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें हम करेंगे। तो सबसे पहली बात, जो स्तनधारी होते हैं मतलब मैमल्स होते हैं, ठीक है, जो आपके स्तनधारी होते हैं, उनके अंदर ये जो आरबीसी है, लाल रक्त कणिका है, इसके अंदर केंद्रक नहीं होता। क्या नहीं होता, केंद्रक मतलब न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, केंद्रक नहीं होता। क्यों नहीं होता ये भी बता देता हूं, क्योंकि जो लाल रक्त कणिका है इसके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम क्या है, वो ऑक्सीजन को अपने आप से अटैच करके लंग्स के अंदर वहां से वो लेके आता है हार्ट से वो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करता है। कौन, हीमोग्लोबिन, जो कि आरबीसी के अंदर है, लाल रक्त कणिका के अंदर है, जो कि रक्त के अंदर होती है, और रक्त जो कि एक संयोजी ऊतक है। तो इसको ये पूरी जो है हमारा शरीर है उसके अंदर लेके जाता है, ठीक है, कौन, हीमोग्लोबिन। तो उसको ज्यादा जगह मिल सके, स्पेस ज्यादा हो उसके अंदर, ताकि ज्यादा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कर सके, तो इसीलिए इनके अंदर केंद्रक नहीं होता। लेकिन हर एक चीज का एक एक्सेप्शन होता है। तो यहाँ पे और क्वेश्चन वहीं से पूछा जाता है। अब आपसे पूछेगा कि बताओ इनमें से कौन सा स्तनधारी ऐसा है जिसकी जो लाल रक्त कणिका में केंद्रक होता है, तो यहाँ पे आपको वो भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन यहीं से बनता है ऐसी चीजों से। तो एक्सेप्शन क्या है आपका, ऊंट एवं लामा, ये दो जानवर, दो स्तनधारी होते हैं जिनके अंदर जो लाल रक्त कणिका है उसके अंदर केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो ये बात आपको जो है याद रखनी है। उसके बाद अब जो है इसका जो है लाइफ कितनी होती है, ये कितने दिन की होती है, कितने दिन ये जिंदा रहती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक जीवित जो है हिस्सा है किसका, रक्त का, और जो प्लाज्मा था वो क्या था, एक मृत हिस्सा था, डेड पार्ट था। तो इसकी लाइफ कितनी होती है, 120 दिन की, ठीक है, एवरेज बात हो रही है। तो 120 दिन एक आरबीसी, एक लाल रक्त कणिका जीवित रहती है, ठीक है। ये तो बात कर रहा हूं मैं किसके अंदर, बॉडी के अंदर। लेकिन अगर आपकी बॉडी से ब्लड निकाल दिया जाए, मतलब आप डोनेट कराए कहाँ पे, ब्लड बैंक के अंदर, तो क्या 120 दिन जिएगी, नहीं जिएगी। तो इसकी लाइफ कितनी रह जाएगी, सिर्फ 60 दिन। ये मैं बात कर रहा हूं कहां की, ब्लड बैंक की। ब्लड बैंक में जहां पे स्टोर होता है या एक लेबोरेटरी के अंदर, वहां पे इसकी जो लाइफ है वो घट के कितनी रह जाती है, 60 दिन की रह जाती है। अब बात करते हैं कि इसका निर्माण कहां पे होता है, फॉर्मेशन कहां पे होता है, ठीक है भाई। तो अब बात करें इसके फॉर्मेशन की, कि कहाँ पे ये बनती है, ठीक है, इसका निर्माण कहाँ पे होता है, ठीक है। तो इसका जो निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा के अंदर। कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा, ठीक है। या फिर आप बात करो बोन मैरो, क्रिस 3 देखी है, क्रिस 3 में किसके पीछे भागता है, वो बोन मैरो, वही बोन मैरो जहाँ पे क्या बनती है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी ये बनती है, कहाँ पे, बोन मैरो के अंदर बनती है। अब यहाँ पे ये बात हो रही है एक अडल्ट की, ये बात किसकी हो रही है, अडल्ट की। यहीं पे अगर मैं बात करूं किसकी, एक बच्चे की, एक बेबी की, एक इन्फेंट की, तो उसके अंदर जो है आरबीसी कहां पे बनती है, ठीक है। यहां पे इन्फेंट की जगह फीटस की बात करोगे, एक भ्रूण के अंदर, ठीक है, एक भ्रूण के अंदर, एक फीटस के अंदर।
तो कहाँ पे बनती है? उसके अंदर बनती है आपकी यकृत के अंदर, ठीक है, लीवर के अंदर और साथ ही प्लीहा, यहाँ दोनों जगह क्या बनती है? आरबीसी बनती है। अब अगर मैं बात करूं, यहाँ ये तो बात हो गई कि बनती कहाँ पे है। अब आपसे कोई पूछ ले कि मरने के बाद 120 दिन की लाइफ पूरी करने के बाद, मरने के बाद वो कहाँ जाती है, ठीक है, तो मरने के बाद वो जो है उसका कहीं ना कहीं अंतिम संस्कार करना पड़ेगा, ठीक है। अब अंतिम संस्कार कहाँ पे होता है इसका, ठीक है, तो इंसानों का कहाँ होता है? ग्रेवयार्ड के अंदर। तो आपसे पूछ ले कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्या है, कहाँ उसको दफनाया जाता है, तो क्या होगा भाई इसका आंसर, ठीक है, इंग्लिश में बात करूँ तो मैं क्या होता है? स्प्लीन होता है, ठीक है। और अगर हिंदी में बात करूँ तो इसे क्या कहते हैं? तिल्ली, ठीक है। हो सकता है आपको कई जगह यहाँ पे यकृत दे रखा हो, तो अगर ऑप्शन में ये नहीं है यकृत है तो आप वो लगा देना, अगर ये है तो आपको यही लगाना पड़ेगा। दिस इज द करेक्ट आंसर, क्या है? स्प्लीन, ठीक है। तो ये बात किसकी हो गई? ग्रेवयार्ड की, ग्रेवयार्ड जहाँ पे जो है आरबीसी को दफनाया जाता है, ठीक है। अब ये बात हो गई। अब बात करते हैं कि आरबीसी जो बनती है आपकी, उसमें क्या क्या चाहिए होता है। तो जब आरबीसी बनती है ना, तो इसके बनने में क्या क्या लगता है? इसके बनने में आयरन का बहुत बड़ा रोल होता है। उसके बाद विटामिन B12, ठीक है, जिसका केमिकल नेम क्या होता है? साइनोकोबालामाइन। क्या होता है? साइनोकोबालामाइन, ठीक है, ये भी याद रखना। और उसके अलावा फोलिक एसिड, फोलिक एसिड, ठीक है। ये तीनों चीजों का बहुत बड़ा रोल रहता है किसमें? लाल रक्त कणिकाओं के बनने में, ठीक है भाई। तो ये हो गया। अब बात करते हैं कि जो आपका एक नॉर्मल अडल्ट होता है, ठीक है, वयस्क होता है, उसके अंदर कितनी लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो ये होती है 5 से 5.5 मिलियन, ठीक है, पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ रक्त के पर मिलीमीटर क्यूब में कितनी पाई जाती हैं? 5 से 5.5 मिलियन। तो अब बात करते हैं ये कितना होता है, ठीक है। तो आपको पता नहीं होगा 1 मिलीमीटर क्यूब के अंदर कितना होता है? लगभग 100 ml होता है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 100 ml ब्लड में कितनी 5 से 5.5 मिलियन क्या पाई जाती हैं? लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, हीमोग्लोबिन है वो आपका सबसे अहम हिस्सा है आरबीसी का, ठीक है। क्यों? लाल रक्त कणिकाओं के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वही ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन कहाँ पे होता है? लाल रक्त कणिकाओं के अंदर ही होता है। और ये किस कलर का होता है? ये होता है लाल रंग का, और इसी की वजह से लाल रक्त कणिकाएं लाल होती हैं, ठीक। और ये लाल क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? हीम नाम का रंजक होता है। क्या होता है? हीम नाम का रंजक होता है, इसीलिए ये लाल रंग का होता है। और ये लाल तो लाल रक्त कणिकाएं भी लाल होती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? उस डिजीज को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एनीमिया। अगर इसकी कमी हो जाए तो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? एनीमिया, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब लाल रक्त कणिकाओं को गिनने के लिए, काउंट करने के लिए किस मीटर का यूज किया जाता है? ये भी आपसे पूछ सकता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहीं पे मैं लिखवा देता हूं आपका। तो इसको गिनने के लिए किसका यूज किया जाता है? हीमोसाइटोमीटर, ठीक है भाई। आप अच्छे से जो है नोट डाउन करना इन चीज़ों को, इन फैक्ट्स को, ठीक है। मैं इधर उधर लिखवा रहा हूँ लेकिन आपको जो है अच्छे से नोट करते हुए चलना है। हीमोसाइटोमीटर, ठीक है। हीमोसाइटोमीटर से क्या करते हैं? लाल रक्त कणिकाओं को गिनते हैं, काउंट करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो Hb है वो नॉर्मल कितना होता है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है या पूछते रहते हैं। तो अगर मैं बात करूं मेल की, ठीक है, तो उसके अंदर कितना होता है? 4.5 से
16 ग्राम कितने में, 100 ml में। यहीं पे मैं बात करूं फीमेल की, ठीक है, तो उनके अंदर 12.5 से 14.5 ग्राम पर 100 ml जो है ये पाया जाता है, क्या, हीमोग्लोबिन। ठीक है भाई, तो ये आपको क्लियर हो गया किसके बारे में, लाल रक्त कणिकाओं के बारे में। ठीक है, अब चलते हैं किस पे, श्वेत रक्त कणिका के ऊपर। तो इसको मैं जो है रब कर देता हूं। अब अगला आ जाता है श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाएं या फिर आपकी वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, अब वाइट ब्लड सेल्स की मैं बात करूं तो अब अगर आप बात करोगे आरबीसी की, ठीक है, आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है, यहाँ पे मैं तीनों का ही लिखवा देता हूँ। आरबीसी का क्या होता है आपका, एरिथ्रोसाइट्स। वैसे इंग्लिश में अलग से क्लास जो है बायोलॉजी की चल रही है ऑलरेडी, तो वहाँ पे भी आपको ये सारी बातें जो इंग्लिश में बता दी जाएंगी। डब्ल्यूबीसी का होता है ल्यूकोसाइट्स, और आपका प्लेटलेट्स का होता है थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, हिंदी में मैंने बता ही दिया आपको, क्या, सिंबाणु। ठीक है, तो अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं। तो मैंने कहा था कि आपको पता होना चाहिए कि वो दिखती कैसी है। तो अगर मैं बात करूं श्वेत रक्त कणिकाओं की, तो ये कैसी दिखती हैं, ये होती हैं अमीबा जैसी। अब आप कहोगे अमीबा जैसी, हाँ, मतलब अमीबा की कोई शेप फिक्स नहीं होती। ठीक है, तो इनकी भी कोई शेप फिक्स नहीं होती। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी की कोई शेप जो है वो फिक्स नहीं होती। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी का जो है काम क्या है। डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, डब्ल्यूबीसी जो है वो हमारी बॉडी को बचाती हैं, जो बाहर से जो आ जाते हैं बैक्टीरिया वगैरह, जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं, उनसे बचाती हैं। तो ये हमारे शरीर का क्या है, एक तरीके से सिपाही है, सोल्जर ऑफ आवर बॉडी। कौन है, श्वेत रक्त कणिकाएं हैं। ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा गया है आपसे। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं कि जो डब्ल्यूबीसी है उससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं, शायद ही आपने पढ़े होंगे। तो कुछ अवस्था होती हैं, जैसे अगर डब्ल्यूबीसी, ठीक है, की मात्रा बहुत अधिक हो जाए, ठीक है, अब बहुत अधिक जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल कितनी होती हैं। तो अगर मैं डब्ल्यूबीसी के नॉर्मल काउंट की बात करूं, ठीक है, कि नॉर्मल कितनी होती हैं, तो बताओ कितनी होती हैं। तो डब्ल्यूबीसी होती है आपकी 8000 से लेके 12000 तक पर mm³, मतलब 100 ml ब्लड के अंदर 8000 से 12000 ये होती हैं। तो अगर इससे बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत अधिक हो जाए, ठीक है, तो उस अवस्था को क्या कहते हैं, बताओ, उसको क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइटोक्लोटिस। क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइटोक्लोटिस। तो उसे क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइटोक्लोटिस। ठीक है, ये बात तो हो गई इंग्लिश के अंदर। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, बताओ बताओ। हाँ भाई, नहीं पता, चलो मैं बता देता हूँ, सिंपल सा है। तो ल्यूकोसाइक्लोटिस, तो यहाँ पे हिंदी में इसे क्या कहेंगे, श्वेताणु वृद्धि। ठीक है, क्या कहेंगे, श्वेताणु वृद्धि। तो अब दूसरा केस क्या बनता है, अगर डब्ल्यूबीसी की मात्रा बहुत कम हो जाए, ठीक है, तो इस केस को क्या बोलते हैं, ल्यूकोपीनिया। क्या बोलते हैं, ल्यूकोपीनिया, या हिंदी में क्या कहेंगे, श्वेताणु
ह्रास, क्या कहेंगे, श्वेताणु ह्रास। ठीक है भाई। उसके बाद अगर WBC जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं वो आपकी बॉडी में, आपके शरीर में अचानक बननी बंद हो जाए या बहुत कम हो जाए तो उस चीज को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया। ठीक है, या फिर ब्लड कैंसर, क्या बोला जाता है, ब्लड कैंसर। ठीक है। अब उसके अलावा हमने देखा कि आरबीसी के अंदर तो केंद्रक नहीं होता स्तनधारियों के अंदर, लेकिन WBC के अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक होता है। ठीक है। उसके अलावा WBC के भी प्रकार होते हैं। ठीक है, एसिनोफिल, बेसियोफिल्स। ठीक है, कौन कौन से होते हैं आपके, आपको साइड में नजर भी आ रहे होंगे, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। इसके अंदर जो आपका न्यूट्रोफिल है, ठीक है, जो आपका न्यूट्रोफिल है इनके अंदर वो सबसे ज्यादा पाया जाता है, न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा पाया जाता है और यही जो है सबसे ज़्यादा हमारे शरीर की रक्षा करता है। जो बैक्टीरिया वगैरह हैं, जो आपके विषम पार्टिकल्स हैं, जो बाहर से फॉरेन पार्टिकल्स हैं, उसके अलावा ये आपके घाव भरने में भी मदद करता है। कौन, न्यूट्रोफिल। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी आपकी किससे रिलेटेड, WBC या श्वेत रक्त कणिका से रिलेटेड। उसके बाद अब आपने पढ़ा RBC और WBC, तो यहाँ पे एक सवाल आता है कि आप इनका रेशो निकाल सकते हो। आपसे पूछा जाता है कि RBC और WBC किस रेशो में पाए जाते हैं, किस अनुपात में पाए जाते हैं। ठीक है, तो तब तक मैं रफ कर रहा हूँ, आप कैलकुलेट कर सकते हो कि किस अनुपात में, क्योंकि मैंने दोनों का बता दिया है कि वो 5 से 5.5 लाख और ये आपकी 8,000 से 12,000। हाँ भाई, कर लिया कैलकुलेट, कितना आया। न्यूमेरिकल एबिलिटी भी तो अच्छी करनी है, कैलकुलेशन आनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर WBC और RBC का अनुपात पूछे आपसे, रेशो पूछे, तो वो कितना होता है। अगर WBC पहले लिखा है तो 1:600, मतलब 600 लाल रक्त कणिका पे एक श्वेत रक्त कणिका जो है पाई जाती है, मिलती है। ठीक है भाई। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्या आ जाएगा, प्लेटलेट्स या फिर सिम्बाणु। ठीक है, तीसरा आपके पास क्या आ जाएगा, रक्त सिम्बाणु या फिर प्लेटलेट्स। अगर सबसे पहले इनकी बात करूं तो इनके अंदर भी जो है केंद्रक नहीं होता, अनुपस्थित होता है। ठीक है, उसके बाद बात करें प्लेटलेट्स की, तो इनकी जो है लाइफ कितनी होती है। ठीक है, इनकी जो है लाइफ कितनी होती है, शायद आपको मैंने ये नहीं बताया कि WBC की जो है लाइफ कितनी होती है या जीवन काल कितना होता है, तो वो भी नोट कर लो, रह गया होगा, ये आपका चल ही नहीं रहा। जीवन काल, तो WBC का जीवन काल कितना होता है, ये होता है 3 से 10 दिन तक। ठीक है, हो सकता है ये इसके बीच में लड़ते लड़ते शहीद हो जाए। ठीक है, क्योंकि सोल्जर है हमारी बॉडी की, तो इसके बीच में जो इसका जीवन काल होता है। सिम्बाणु की मैं बात करूं तो इसका जीवन काल कितना होता है, इसका जीवन काल होता है 7 से 9 दिन का। 7 से 9 दिन का जो है सिम्बाणु का जीवन काल होता है। उसके बाद अगर बात करें कि ये इनकी संख्या कितनी होती है, अगर मैं इसके बाद बात करूं इसकी संख्या कितनी होती है, तो ये होती है आपकी 1 से 1.5 लाख पर 100 ml या पर mm क्यूब, मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये संख्या की बात हो गई। अब बात करते हैं कि इसका काम क्या है। ठीक है, इसका काम क्या है, इसका एक काम होता है मेन, वो क्या है आपका, रक्त का थक्का जमाना, रक्त का थक्का जमाना। ठीक है, मतलब क्लोटिंग ऑफ ब्लड। किस में हेल्प करता है ये, क्लोटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है,
पूरा इस पे डिटेल में बात करते हैं कि कैसे जो है रक्त का थक्का जमता है। उसके अलावा जब डेंगू फीवर वगैरह हो जाता है तो आपकी ये जो सिम्बाणु है, प्लेटलेट्स हैं, ये क्या होती हैं, कम हो जाती हैं, ठीक है, घट जाती हैं। तो पूरा एक बार डिटेल में बात करते हैं कि आपका आज रक्त का थक्का जमता कैसे। तो सबसे पहले क्या होता है, जब आपको चोट वगैरह लगती है, चोट वगैरह लग जाती है, ठीक है, आपको साइड में एक इमेज शो हो रही होगी, उसमें ध्यान से देखो, ठीक है, उसमें देखो कैसे क्या हो रहा है तो समझते हैं। सबसे पहले जब आपको कहीं पे चोट लग जाती है, वहां पे सबसे पहले क्या होता है, आपके ब्लड के अंदर क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, और ये जो है आपका प्रोथ्रोम्बिन के साथ रिएक्ट करता है, प्रोथ्रोम्बिन के साथ ये रिएक्ट करता है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, कौन, थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्रोथ्रोम्बिन मिलते हैं, तो आपका क्या बनता है, थ्रोम्बिन बनता है। क्या बनता है, थ्रोम्बिन बनता है। जब थ्रोम्बिन बन जाता है तो ये आपका फाइब्रिनोजन के साथ मिलता है। किसके साथ, जो आपका थ्रोम्बिन है, ये जब फाइब्रिनोजन के साथ मिलता है, फाइब्रिनोजन के साथ मिलता है तो क्या बनता है, फाइब्रिन, ठीक है। और ये फाइब्रिन, ठीक है, ये फाइब्रिन, ये जो फाइब्रिन है, जब ये सिम्बाणु के साथ मिलता है, प्लेटलेट्स के साथ मिलता है, तो क्या जमता है, रक्त का थक्का, मतलब क्लोटिंग ऑफ ब्लड। और इसकी वजह से जो आपको चोट लगती है, जब जो खून निकलता है वो बंद हो जाता है, क्योंकि जो है प्लेटलेट्स। अब बात करते प्लेटलेट्स किसके साथ मिलके, फाइब्रिन के साथ, ठीक है। तो ये जो फाइब्रिन है, फाइब्रिनोजन है, ये सब हैं, ठीक है, ये आपके कहाँ पे बनते हैं, ये बनते हैं आपके लीवर के अंदर और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। और वहाँ पे इनकी मदद कौन करता है बनने में, फाइब्रिनोजन की, ठीक है, फाइब्रिनोजन की बनने, फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बिन वगैरह ये सब, ये आपका विटामिन के, इसीलिए विटामिन के का अगर आप यूज पढ़ोगे, इस्तेमाल पढ़ोगे, किस में काम आता है, तो वो भी किस में आता है, ठीक है, वो भी किस में काम आता है, आपका क्लोटिंग ऑफ ब्लड। तो जो है आपका विटामिन के, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, इन दोनों की जो है बनने में मदद करता है कौन, विटामिन के, ठीक है भाई, किसके अंदर, यकृत और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब आपने कभी ये सोचा है कि ये चोट लगी तो ये सारी चीजें जो है आ गई और जो है क्या किया, रक्त का थक्का जम गया, लेकिन जब आपका खून जो है वो जब बॉडी के अंदर है, शरीर के अंदर है, तो तब क्यों नहीं जमता, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि तब वो क्यों नहीं जमता, ठीक है, तभी क्यों जमता है, तो शरीर के अंदर जो है आपका ब्लड को जमने कौन नहीं देता, ये भी पूछा गया है। तो आपके शरीर के अंदर क्या होता है, हेपरिन नाम का प्रोटीन होता है, हेपरिन नाम का क्या होता है, प्रोटीन होता है, ये आपके ब्लड को जमने नहीं देता, ठीक है, कौन, हेपरिन, ठीक है, हेपरिन रक्त का थक्का बनने से जो है रोक देता है, और इसका निर्माण भी कहाँ पे होता है, यकृत के अंदर होता है, ठीक है, इसका निर्माण भी कहाँ पे होता है, यकृत के अंदर, ऐसे या आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये बात हो गई भाई किसकी, क्लोटिंग ऑफ ब्लड की, ठीक है। अब लास्ट में बात कर लेते हैं कि जो आपके रक्त है, जो ब्लड है, उसके फंक्शन क्या है, उसके कार्य क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो उसके कार्य क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कार्य क्या होता है, ये आपको अलग अलग विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। उसके बाद जो शरीर है उसका पीएच लेवल मेंटेन करने में हेल्प करता है। जो आपकी बॉडी है उसका टेम्परेचर, उसका तापमान, ठीक है, उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, थर्मो रेगुलेशन,
ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर वो मेंटेन करने में हेल्प करता है थर्मो रेगुलेशन। उसके अलावा जितनी भी जैसे भोजन हो गया, हार्मोन हो गए, प्रोटीन हो गए, अमाइनो एसिड हो गए, इन सबको अब विभिन्न विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? आपका रक्त करता है। ठीक है, उसके बाद रक्त के अंदर ही क्या होती हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं। तो आप ये भी कह सकते हो कि बीमारियों से लड़ने में या बीमारियों से रक्षा भी कौन करता है? आपका WBC, मतलब ब्लड जो है रक्त करता है। ठीक है, उसके बाद एक अंग से दूसरे अंग में जो है पानी हो गया या ऐसी चीजें हो गई और चीजें हो गई, उनका भी ये जो है क्या करता है? ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो ये जो है आपका आज पूरा रक्त के ऊपर टॉपिक था। अगले में हम जो है अगली जो आपकी क्लास होगी उसके अंदर हम टॉपिक लेंगे, वो क्या होगा? आपका ब्लड ग्रुप होगा, रक्त समूह होगा। ठीक है, अगली क्लास का टॉपिक क्या रहने वाला है? ब्लड ग्रुप या फिर रक्त समूह। ठीक है, और इसके साथ में हम और भी टॉपिक लेंगे। ठीक है, कि अगले में क्या पढ़ने वाले हैं? हम ब्लड ग्रुप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप क्या करो? ऐसे ही तैयारी करते रहो और नीचे मुझे तब तक अगली क्लास तक कमेंट करके बताओ कि जो रक्त समूह है उसकी खोज किसने की थी। ठीक है, हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, ये आपको नीचे कमेंट करना है। अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।